Principal Dr. B.P. Rakesh, all the faculty members of sociology, guest merit, and participants of the faculty development program. This is very pleasing event in which the Research Foundation International is part and parcel of the organizers. The Research Foundation International was founded in 1971. Its headquarters is in Pune. It was founded by very eminent scholars at that time. I will name two of them. Professor R.N. Saxena, who was at that time director of Institute of Social Sciences. From there I did my post-graduation at Agra, and Professor Jogen Singh of Jawaharlal Nehru University, whom I was associated for 2 years, 1981-83, as ICSSR Young Social Scientist Fellow. Since then, this Research Foundation is doing its best to serve the cause of higher education. It's running courses like MA Sociology, MA Rural Development of IGNOU, many other diplomas, and recently has done MA with Capital University, Japan. The foundation is also bringing out a research journal since 1971. Its name is Contemporary Social Sciences. It is a quarterly journal published in the month of March, June, September, and December every year. This journal is very popular not only in India, but also abroad, and nearly half of the articles come from foreign countries, including the highly advanced USA, South Korea, Japan, UK, etc. अभी मैंने इस वैलिडेटरी सेशन से पहले थोड़ा सा लगभग 2 घंटे के आसपास डेटा कलेक्शन, आर्ट ऑफ डेटा कलेक्शन पर सभी पार्टिसिपेंट को थोड़ा सा इनलाइटन करने की कोशिश की थी। मैं थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ रिसर्च के बारे में अभी बात करना चाहूंगा। ऐसा देखा गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज गोइंग डाउन। होना क्या चाहिए कि आज हमारे पास ज्यादा टूल्स हैं, ज्यादा टेक्निक्स हैं, दुनिया भर का मैटर गूगल पर उपलब्ध है। हमें पहले से अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, द क्वालिटी रिसर्च is hardly 5 to 10% of the researches being done throughout India. अब इसका कारण क्या है वो भी हम जानते हैं। जो सीरियसनेस पहले कभी रिसर्च में हुआ करती थी, पता नहीं आज के जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीएचडी हो, और इसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, जितनी देर होगी उतनी ही नौकरी मिलना कठिन हो जाएगा। तो पीएचडी
को आपने नौकरी से जोड़ दिया और जल्दी से जल्दी होनी है। अब कैसे हो, वो सीरियसनेस तो इसी बात से खत्म होगी कि जल्दी से जल्दी होना। पहले जब हम एमफिल कर रहा था मैं, इट इज 1971, उस समय भी कुछ तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो रही थी, लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी थी जो इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत कम था। और उसमें उसका एक ही कारण था कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं दी जाती थी। केवल एक पेपर पढ़ाने से, अगर हम मास्टर डिग्री पर केवल एक पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी का पढ़ा लेते हैं और उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, आपको प्रश्न पूछा व्हाट इज क्वेश्चनेयर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल। अब आपने जो किताब में से पढ़ा था, जो समझा था, वो लिखा और पास हो गए। अब हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वेश्चनेयर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए शेड्यूल, इसके बारे में तो कहीं ट्रेनिंग हमें एमए के लेवल पर या एमफिल के लेवल पर नहीं दी गई। जो अपवाद में कुछ बच्चे डेजिटेशन करते हैं एमए में, वो हो सकता है थोड़ा बहुत एमफिल में एक डेजिटेशन के लिए छोटा मोटा क्वेश्चनेयर या एक शेड्यूल बनाते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है 1971 का 21 दिन का रिसर्च मेथडोलॉजी की ट्रेनिंग थी देहरादून में, एमकेपी कॉलेज देहरादून में। 21 दिन, यू कैन इमेजिन, and that too in 1971, and the host was sociology department, मेरठ यूनिवर्सिटी। उस समय मेरठ यूनिवर्सिटी थी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नोमेनक्लेचर केम आफ्टरवर्ड्स। तो मैं एक तो इंसिडेंस आपको बताना चाहता हूं। उस समय जो हमें ट्रेनिंग दी गई 21 दिन में, उस समय देहरादून में इलेक्शन होने वाले थे म्यूनिसिपैलिटी के। All of us who were participating in that training, they were asked to construct a schedule so that it can be administered to voters before the election, and if possible, अगर इलेक्शन टाइम पर हो जाते हैं, आफ्टर द इलेक्शंस। और फिर हम इसको कैसे एनालाइज करना है उसको भी बताएंगे। तो पहले तो हमें एक टूल बनाने की ट्रेनिंग वहां मिली। जो भी हमने बनाया पहले इतना डिफाइन नहीं था। जब उस पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई, सभी ने अपने टूल को पढ़ा और जो क्वेश्चन ठीक नहीं थे वो हटाए, जो अच्छे थे फिर उसे जब हमने फाइनलाइज करा तो हमें थोड़ी सी समझ आई कि भाई टूल कैसे बनाना है। फिर जब हम वोटर के पास गए तो रैपो कैसे बनाना है। वोटर हमारे इंतजार में नहीं बैठा हुआ कि कोई आ रहा है और वो हमसे प्रश्न पूछेगा और हम उसको उत्तर दे देंगे। कोई दुकान पर बैठा है, कोई हाउसवाइफ है घर पर, कोई कहीं दूसरे काम में लगा हुआ है। तो दिस ट्रेनिंग वी गॉट। और उसके बाद देखिए वी वर टेकन टू चक्रोता। आप जानते हैं चक्रोता इज फेमस फॉर खास ट्राइब्स, पोलियंड्री है वहां पर। और हमको एक रात चक्रोता में रुकना था और कोशिश करनी थी कि एक दूर से हम पोलियंड्रिस्ट ट्राइब को देखें, हाउ दी वुमेन फोक एंड मैन वर्क ऑन फील्ड। उसमें हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी
कि कोई भी ऐसा प्रश्न आप किसी ट्राइबल वुमेन से, ट्राइबल मैन से नहीं पूछेंगे, दैट कैन हर्ट देयर फीलिंग्स। क्योंकि हम एक कैजुअल ऑब्जर्वर के रूप में जा रहे थे, एक दिन देखना था, रात को रुकना था, अगले दिन देखना था, शाम को देहरादून आना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट, उसने पता नहीं एक खेत में काम करने वाली महिला से क्या पूछ लिया कि बवंडर खड़ा हो गया। उसने अपने हस्बैंड को अपनी भाषा में बुलाया, हस्बैंड ने और 20 लोग इकट्ठे कर लिए, एंड द सिचुएशन वाज वेरी ऑकवर्ड। इसलिए मैं कह रहा था कि डेटा कलेक्शन जब हमें कहा गया है, क्योंकि हमारा रेपो नहीं है उनसे, द प्रैक्टिस ऑफ polyandry is very new. Don't ask any question about polyandry either to a man or woman. मुझे लगता है उसने कहीं महिला से कि भाई आपके ज्यादा पति हैं, कैसा होता है, क्या है, भगवान जाने उसने क्या पूछा। तो इसलिए उस समय भी ऐसे लोग थे who were not serious, लेकिन ज्यादातर सीरियस होते थे। उन्होंने जो ट्रेनिंग ली, मुझे लगता है जो हमारे बैच में थे सभी ने बहुत एक क्वालिटी रिसर्च की। और मैं अपनी रिसर्च के बारे में सबको बताता हूँ। नेपाल पर है, इट इज पब्लिश इन ए बुक फॉर्म, एजुकेशन एंड क्वालिटी इन नेपाल। उसके बाद भी मैंने जितनी रिसर्च करी है पोस्ट डॉक्टरल, दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन ए बुक फॉर्म। और मैंने कोई भी किताब अपने पैसे से नहीं छापी है। दे हैव बीन आइदर फाइनेंस्ड बाय ICSSR और UGC। तो मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि जो भी रिसर्चर हैं नए, वो अपने इस रिसर्च में सीरियसनेस लाएं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रिसर्च एक रोमांस है। इस रोमांस में जितना आप उलझेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। सो डोंट ट्राई टू डू और अडॉप्ट एनी शॉर्टकट। मैं एक बार फिर रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल की तरफ से इस 7 दिन का जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है, उसका जो रिस्पांस रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज और भी ज़्यादा खुशी इसलिए है कि हमारे साथ प्रोफेसर MK वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर, टीचर्स नई नई टेक्निक से लाभान्वित होते रहें। आई एम थैंकफुल टू all the other bodies who are part and parcel of the organizer. I thank on behalf of myself and on behalf of Research Foundation International, New Delhi. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Now, with the permission of the Honorable Chair, I will break some traditions, because I just got a message from our Pro Vice Chancellor that she is in a meeting with the Honorable Vice Chancellor. She is going to join us soon, and the Chief Guest is also going to join us after some time. But I break the tradition and I'll request our Honorable President to speak first, and then we can be joined up by our, speakers. It's our pleasure that we have with us Professor MK Vajpayee ji, who is Honorable Vice Chancellor, Capital University, Jharkhand. It's my pleasure to welcome you, sir, on behalf of all the organizations. Thank you. Thank you, sir. Sir is Honorable Vice Chancellor, Capital University, Jharkhand. Sir is Vice Chairman, International Human Rights Organization. Sir is Co-Chairman, ESOCAM, National Council on Education. Sir is Senior Advisor, ESOCAM, National Green and Eco-Friendly Movement, Delhi. Sir has a 26 years experience in education system, leadership positions.
Sir's research is on literacy project and insurance sector. He's an advisory oblique chair to so many bodies. I'll name few of them. Sir is advisor International Organization for Educational Development. He's an advisor to R&B Global University Rajasthan. Sir is an advisor IMT Ghaziabad. He is in governing board member Usha Martin University Ranchi. Sir is founder president SOED Delhi. Sir is member inspection committee Bar Council of India. Sir is advisor State Bank of India MSME Council Gurgaon Haryana. Sir is a life member of DTB Association Government of India. Government of Delhi, sorry. He is an advisor Modi Group of Institutions. Sir is director on board CMI India. Sir is associated with international universities in USA, Singapore, London, Canada, Malaysia, Dubai, etc. Sir is an advisor Wharf Street Strategies, London. It's our pleasure to welcome you, sir. Now I request sir to bless and speak something on the emerging trends on research and bless the participants with his wisdom words. Sir. Thank you for inviting me. It's a pleasure to. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. You are audible. Thank you. It's my pleasure to be with you all people today. And in fact, today this is third webinar program, so you are aware. As a part of the program, as you invited me today to this valedictory session, I would like to first of all thanks to Dr. S.K. Sharma, Vice Chancellor, I think, who is not here now, but he is the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Central University, Bihar. Dr. Dharambir ji, I am saying Dr. Dharambir ji because he is very senior to me, and Dr. Dharambir Mahajan has already, we had a discussion last week regarding this program. So my regards, Dharambir Mahajan ji. The Pro Vice Chancellor of Meerut University, Dr. Bimla, may be joining after some time. So my best regard to Dr. as well. Organizer and the force behind all this program are handling very well, Dr. Mahajan, Dr. Sanjeev. So thank you so much. See, we are talking on the research. I'm very much in the speech of Dr. Mahajan. Just now I listened. The research scholars are now in hurry. Exactly, that is the case. Because they are hurry, so they are not doing quality research. Quality research will not happen if they will manage the things in very hasty decisions. I will give you an example. Before this lockdown in Ranchi, when I was in university, I think in February, one retired principal of a higher secondary school, he is doing PhD. He has just taken admission. So he had taken time from me. He said, "Sir, I want to discuss with some guy." And fortunately, I was talking to him. He has at that time Vice Chancellor. So I said, "What is your problem?" He said, "Sir, I am a research scholar. I have just got admission this year, and I have to write synopsis, everything. I'm in whole life in education system in a school, but I'm not able to refine my title. And the guy I've met 3-4 times, but he's saying he's giving ideas, he's suggesting me, but still I am not unable to find out the solution." So then I said, "Okay, so where is the?" He said, "No, sir, I have already done more than 40 years, 45 years in a school as a teacher. Then I retired as a principal. And you see, you all people will be surprised to know that I am doing PhD in education. Being a
principal. He worked whole life in education system, and he was not able to find out the proper title for the education research. The problem was that he searching his topic, he was searching his areas or the research areas beyond his thinking. He was thinking that yes, research is like a topic where the guide will only help me. Then I said, yeah, just you be with me for 10 minutes. I will guide you. I will give you some solution. Then I said, just same thing when Dr. Dharambir was saying, Mahajan he was saying. I said, just don't go beyond your area. You just think around your limitations where you worked 40 years. Which type of problem you faced, and which type of activities you did in your life, and then you thought that this type of activities can be better. So there are so many ways you have to think. Then he said, okay, sir. So give me 10 minutes, half an hour, and I will come back. He went to library, and then he came with 4 titles. He said, I got your point. You given me direction, and then then he just tried to find out some solution. He given 2-3 topics. Finally, he same day sitting in the library, he completed his title, and then 5 o'clock he went to his home. So my submission is that people are working hard. There is no question, but people are working in hurry. The research scholars are not giving proper dedication. They are not proper focused on their research work. That's why these type of problems happen, and then quality research work is not possible. See, what is research? Everybody knows what is research. They are doing research, they know research, and they can find out very good definition from the book also. But I'm not going to tell you any definition. I am asking just to think about research. I fully agree with Dr. Mahajan. Research is not a work which can be done in hurry. If you are not dedicated, if you are not creative, then research is not possible. Yes, in this time, yeah, people are doing research. It might be possible, but the quality of research will not be. So research, if you think about research basically is combination of two words. The first is creativity, and the second is systematic work. So research, if you are creative, if your work is creative, then how the creativity will start? Creativity will start when you think properly. And when you think properly, then definitely the creativity will come in your work. So thinking properly, and then not properly only, but you have to deeply thinking. You have to think very deeply, and all this deep thinking, creative working, everything will help you when you are working purposely. Without objective, without any purpose, if you are thinking, then definitely research will not help you. Then your creativity will not come. So if you are creative, and if you are doing creative work, then you think properly, and then think purposely, deeply, then creativity will come. And if your creative work will start, then you have to think about systematic work. Because if you are creative, if you are doing creative work, and then creative work started by the researcher scholar, then you have to be very systematic. Systematic means, when you will be systematic, definitely yes, you have to define tools, you have to define the way of working, you have to define the way of research. So all these things systematically you have to start working, and systematic work will start when you are devoted to your work. So devotion is important. Dedicated. If you are dedicated to your work, dedicated to your research, then definitely the systematic work will help you. So if you say like a formula of mathematics, okay, the outline
outcome will be for the research C plus S. C means creative work and S means systematic work. So if you C plus S you say, then it will work, it will be research, and then it will become quality research. I think all research scholars are aware of all these things. You must have learned a many points and different type of tools, research methods in your 7 days program. But my focus is only on the two things, that you have to be very creative, you have to be systematic. Unless you are creative and systematic, quality research will not come. So these things are very important. Then the the faculties, I will give you one. Uh, uh, when the Dr. Mahajan, Dharamveer Mahajan was saying, I remember my days, uh, that you have to be very tactfully work, do the research work. Tactfully means you have to be very systematic and proper when you are going to the field and you are asking the questions. Then you have to see my research, Professor Dharamveer ji, with your permission, I am saying, okay, I was doing a research on a literacy project and women empowerment. So the question here, when I prepared, and with my colleague, I had to go to field, and then the basic research was there were 5 questions which the answer I had to collect from the women's, and it was very difficult. The women means not the literate. That is very important, because I was working for the literacy project, that I had to find out the answer, that why women are not going to the literacy center for literacy project or for learning, especially in the middle group of women. So then when I prepared the questionnaire and then selected 5-6 slum areas in Delhi, UP. I went there, and one of my I think I had two colleagues with me, assistant. One was intern and one was assistant professor type. So then, see, why you are not going to learn literacy center? What are you doing at your home during the odd hours? Why you are not educated? Why you are not going to school? What about your children? So all these type of questions, I mean family related questions, it was very difficult to talk to the women and then get proper answer. So what happened? I I just I thought ki just I have to be familiar with them. So when I started my research work, before that, at least 15 days, I tried to visit the places, that slum areas, and then I became familiar with them, 2-3 more family members there, so that they will support me to get answers from the illiterate women. This type of tools, this type of um, activities, or the tools you have to define, you have to design yourself, and you have to act properly, so that your research work should not hamper. On this occasion, I think I will not take more time, but at least 2 minutes more, if the organizer permit me. I'm very much thankful to the Department of Sociology, NAS College Meerut University, Research Foundation International Delhi, and International Roma Cultural University. Just I got one information from Padam Shri Dr. S.S. Sasi. Just he sent me message that he is not feeling well, so he might not be able to join. And on behalf of him, I am just informing all of us that today in other program, I think Dr. Sanjeev was there. So with the International Roma Cultural University and Research Foundation International, the both organization has started some different type of activities, which we can say
it's a contemporary or innovative idea. Today we have decided that we will start some value education program, and among audience and all the panelists, those who are supportive or those who are interested, those who can help us, because the you see, everywhere the value uh, uh, is very important, whether it is in education system, whether it is in human life being, whether it is in human rights, or even it is in government system. Everywhere the value is very important, and then when the value decline, the all problem starts. Even in systematic problem, if you say in implementation of issues, implementation of policies, everywhere the value matters. So we have decided today that we are starting some value education program with the help of International Roma Cultural University, Research Foundation International, and all you professors and then audience, all participants, those who are listening me. I am thankful to you. We will definitely be in touch. Uh, uh, I once again, uh, I am very much thankful and then grateful uh, to all of you, to the organization, Professor Dharambir Mahajan, and Dr. Sanjeev, of course. Thank you so much. Thanks a lot for giving me opportunity. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Thank you. We have been joined by our Honorable Principal, Dr. VP Rakesh, sir, also in the meantime. And actually, I just got a message. This is to inform our Honorable Principal, sir, that I just got a message that Madam Pro Vice Chancellor is busy with a meeting with Honorable Vice Chancellor. So she has said sorry for today's valedictory session. I just got a message from our Honorable Pro Vice Chancellor that essential meeting for conducting of examinations is going on with Honorable Vice Chancellor, and she'll not be able to, join us. And as said by the Honorable Chief Guest, sir, that he also will join somewhere around 6 o'clock with us. So I requested Professor Vajpayee, sir, to please, break the traditions. And he was there to preside the valedictory session, but I requested sir to please take over the session before our Honorable Pro VC and Honorable Vice Chancellor, sir, will can come, because sir also had 3 webinars today, and I know he was having a very busy schedule, but with our request he came to give the blessings. But still, sir, if you can give us 10-15 more minutes, I want to bring some highlights so that till we are joined by our Honorable Chief Guest, I can bring up some of the highlights of this 7-day FDP in front of you. Okay. Yeah. 10-minute time. I have 10 minutes. Thank you, sir. Thank you very much. I know that 6 p.m. I have to join other meeting. That's true. That was the problem, when we fix up a valedictory session, sometimes, I got a message early in the morning today only by the Honorable Vice Chancellor that he also has a meeting with Governor Bihar, and sir will be joining us at 6. Then I thought that, if I change, you are already preoccupied with another meeting. So let's start over. And this technology gives us the best way that, anybody can join and anybody can leave. Right. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. I just want to bring few highlights in front of you, sir, that, this was a 7-day FDP. And in the inaugural session on July 17, sir, the chief guest was Dr. Darshan Lal Arora ji, who is member Executive Council, Chaudhry Charan Singh University, Meerut. And chairperson was Professor M.K. Taneja ji, Honorable Vice Chancellor, CCS University, Meerut. And the keynote address was given by Professor S.M. Patnaik ji, Honorable Vice Chancellor, Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. And the guest of honors were Padam Shri S.S. Shashi ji, Professor D.V. Mahajan ji, and we have a special guest, Dr. Kokula Krishna Hari, who is Deputy Director for Policies and Strategies, UN, at London, and he was representing ASGF International, who is one of the partners of our organizing team. And we have a strength of around 800 participants who are participating in this FDP. As you are able to see the participants list also, sir, we are right at the moment live on Cisco with 400 participants. And rest few participants are seeing it live on the Facebook.
And sir, I just want to highlight the dimensions of lectures which we covered in these 7 days. You know, we started with one of the lecture on the art of academic writings. There was a lecture on managing and citing references in academic writings. There was a lecture on environmental legislations as tool for effective environmental management as a sustainable development. There was a lecture on openness and research and exploration. There was a lecture on plagiarism in academic writing, detection and avoiding. There was a lecture on how to see the bigger picture while investigating. There was a lecture on tips for enhancing effectiveness of research. There was a lecture on plagiarism, what it is and how to avoid it. There was a lecture on open educational resources, EPG Pathshala and MOOCs. There was a lecture on emerging trends and contemporary research, the jurisprudential approach. There was a lecture on structural equation modeling through EMOS. And today the last lecture was on the art of preparing tool for data collection. I also want to bring to your kind notice, Honorable Sir, that 2 of the lectures were given by 2 of the project coordinators on the SWAYAM platform, sir. They are the project coordinators or the course directors who are running their course on the SWAYAM portal, which is a portal of Government of India, and they are running 2 free courses. During these 7 days, I called upon 2 project directors who are expertise in the field of research and who spoke something on research methodologies. So this was the spectrum of our research methodology course. And this is just for your information that this is what we, tried to do in our FDP. And in future to come, sir, we'll request some patronage from Capital University, some association with Capital University, so that we can arrange some programs in future in association with or in guidance with Capital University, sir. Thank you. Sure. Sure. Thank you very much, sir. Thank you very much. I'll request our Honorable Principal, sir, to please deliver a vote of thanks to Professor Vajpayee, sir, as sir has to leave. And I know that we'll be joining up with our chief guest soon, but sir has to leave. So I request Honorable Principal, sir, to please deliver the vote of thanks. अंतिम सत्र में प्रतिभाग करने वाले सभी का मैं बहुत बहुत अभिवादन और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया अभी डॉक्टर संजीव जी से द्वारा कि प्रोफेसर वाजपेयी जी ही हैज टू लीव, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आपने लिया और हमारा उत्साहवर्धन किया, जिससे ये कार्यक्रम सफल हो पाया। इसलिए प्रोफेसर आपका बहुत थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Yes, sir. I know that you have to leave for another webinar meeting. It was our pleasure to have you with us, sir. And we are really thankful from the deep core of our hearts, sir. Thanks a lot. Namaskar, सबको प्रणाम। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now I request, till the time being, we are joined by our chief guest. I'll request Dr. Dharamveer Mahajan, sir, to please speak something on, the lecture which he was giving it, and continue for around 15 minutes so that we can be joined up by our honorable chief guest, sir. मैं आपको बता रहा था कि अब ऑनलाइन सर्वे जो है ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं। इंडिया में फॉरेन कंट्री में तो पहले से ही काफी ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन रिसर्च हो रही है। मैं आपको बता रहा था, बीच में रह गई वो बात, कि हमारे जहां पर बहुत कम लोग हैं जो रिसर्च के लिए जानते हुए भी
कि रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 10, 15, 20 मिनट स्पेयर करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि हमने जो 2 सर्वे करे हैं, एक में 10,000 रिस्पॉन्सेस आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उसमें एक ही प्लस पॉइंट था कि ज्यादातर जो गूगल फॉर्म था वो शेयर किया गया जितने भी न्यूज़पेपर के ग्रुप्स हैं, और उसमें क्वेश्चंस केवल 5-6 थे। देयर वाज ओनली 1 पेज। जो हमारे वाला था गूगल फॉर्म, जिसमें हमने 4 एस्पेक्ट्स कवर करी, दैट वाज 6 पेजेस। दैट वाज ए बिट लॉन्ग। उसे मैंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट, उन सभी ग्रुप्स में शेयर करा जिसका मैं मेंबर हूं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ना तो फिलअप करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ना उसके बारे में कुछ कहते हैं। और जितने भी इस प्रकार के फोरम बने हैं, मैं कई बार लिख भी चुका हूं, वो केवल गुड मॉर्निंग और ग्रीटिंग्स के मैसेज भेजने के लिए नहीं है। अगर आप सोशियोलॉजिस्ट फॉर एवर के मेंबर हैं तो वी मस्ट टॉक अबाउट सोशियोलॉजी। अगर आप रिसर्च के मेंबर हैं, वी मस्ट टॉक अबाउट रिसर्च, नॉट ओनली सेंड ग्रीटिंग एंड मैसेजेस विच आर एक्सचेंज इन अदर ग्रुप्स। और रिसर्च में देखिए, मैंने सोशियोलॉजी, जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का ऑफिशियल है, जो एक इलेक्शन से पहले बनाया गया था हमारा ग्रुप, उसमें मैंने लिखा कि भाई कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने जो थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उन पर अनेक प्रकार के क्वेश्चन मार्क जो है खड़े कर दिए हैं। मैंने स्पेसिफिकली लिखा कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, आप सब जानते हैं कि कोई दिक्कत होती है, कोई मुसीबत होती है, तो लोग कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं। दे आर द प्लेसेस ऑफ फॉर प्रेयर। और ऐसा समय भी आएगा कि जहां पर दिक्कत है, बट ऑल दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर क्लोज्ड, यू आर नॉट सपोज्ड टू गैदर देयर। क्या हम किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को, जो थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, क्या उनको रीवैलिडेट या रीफॉर्मुलेट कर सकते हैं? केवल 4-5 लोगों ने एप्रिशिएट किया कि मैंने बहुत सही कहा है। अब समय आ गया है ऐसा कि हम लोग इन पुरानी थ्योरीज को करें। अब मैं सबको कहता हूं कि सोसाइटी जो है, जिसे हम सोशियोलॉजी में सोशल सिस्टम कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब सिस्टम। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब सिस्टम कौन सा है? पॉलिटी है, गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पर इकोनॉमी है, तीसरे नंबर पर एजुकेशन है, चौथे नंबर पर रिलीजन है, और उसके बाद फैमिली एंड किनशिप की इंस्टीट्यूशंस है। अब कोविड-19 ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जो सारे सब सिस्टम हैं, उनकी हालत देखिए। इकोनॉमी की बुरी हालत है। अभी थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, लेकिन पहले 3 लॉकडाउन में आपने देखा लेबरर्स की क्या हालत थी। तो इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट ऑल द लेवल्स वर क्लोज्ड। कभी भी नहीं सोचा था हमने कि इम्तिहान हो रहे होंगे, नए सेशन की तैयारी हो रही होगी, एडमिशन होने वाले होंगे। तो 10, 15, 20 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। क्या किसी ने
अब एजुकेशन का रूप बदल गया। अब मैंने इनॉग्रेशन सेशन में भी बताया था, अब वाइस चांसलर प्रिंसिपल्स को कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लें, प्रिंसिपल्स अपने टीचर्स को कह रहे हैं कि आप ई कंटेंट और क्लासेस लें। पहले भी मैंने एक कंसर्न रेज करा था, क्या टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है कि वो ई कंटेंट बना सके? क्या हर टीचर के पास लैपटॉप और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा है? क्या बच्चों के पास, विशेष रूप से जो रूरल एरियाज के और जो हमारे डाउन ट्रोडन सेक्शंस है, लोअर सेक्शंस है, क्या उनके पास गांव में इंटरनेट है? अगर हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं तो क्या उन तक हमारी पहुंच हो पाएगी? और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी उस समय, कि अभी तो इस बात को भी हमें डिसाइड करना है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है, जिसमें फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन है, क्या उनका विकल्प है? अगर विकल्प नहीं है, केवल सप्लीमेंट है, तो अगर इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा देर तक बंद रहती हैं तो एजुकेशन सिस्टम पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और मैंने जो सर्वे आपको बताया है, आप हैरान रहेंगे, 97% पेरेंट्स ने, जिसमें बच्चों के माता पिता, बच्चों के दादा दादी, बच्चों के अभिभावक शामिल थे, कि हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? बच्चे की जिंदगी स्कूल जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 97% सीधी रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि बसेस स्कूलों की ऐसी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, क्लासरूम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंस से क्लासेस हो सके। एंड दे सेड कि अनटिल कोई मेडिसिन ऐसी जब तक नहीं आती, तब तक हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो आप चाहे कितना ऑनलाइन स्टडी कर लें, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चरली साउंड नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोविड-19 ने हमें बहुत जबरदस्त लेसन्स सिखाए हैं। उन लेसन से सबक लेते हुए अगर हम आने वाले समय में कुछ चेंजेस हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम में कर लें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी शिक्षा पद्धति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं कि रिसर्च में कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डोंट बॉदर अबाउट द टाइम बीइंग स्पेंट ऑन रिसर्च। रिसर्च एक ऐसी चीज है, आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके प्रश्न आपने जिस विषय पर रिसर्च की है उस पर होंगे। अगर इंटरव्यू के समय में आप उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे तो इंटरव्यू लेने वाले एक दूसरे का चेहरा देखेंगे और ना बोलते हुए भी शायद एक दूसरे को आंखों आंखों में कह रहे होंगे कि इस बच्चे ने पीएचडी कैसे ले ली। और उसमें नॉट ओनली द प्रेस्टीज एंड एबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट इज एट स्टेक, बट हिज सुपरवाइजर इज आल्सो एट स्टेक। कि भाई किसके अंडर किया है आपने, सबसे पहले पूछते हैं। आपने नाम बताया, आप प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पा रहे हैं, तो सारे इंटरव्यू लेने वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इसलिए जितना डीपली आप रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, उतना ही आपको मजा आएगा। जितनी बार आप अपना ही लिखा हुआ पढ़ेंगे, उतनी बार आपको क्वालिटेटिव चेंज करने का मौका मिलेगा। इसलिए कभी भी शॉर्टकट मत करिए, क्वालिटी
पर ध्यान दीजिए। और जितने इंटरनेट के चैनल इस समय आपके पास उपलब्ध हैं, जो सेकेंडरी डेटा उपलब्ध है, उसको भी पूरा इस्तेमाल करें। मैं आपको बता दूं, एक लड़की सिंगल वुमन पर काम कर रही थी। सिंगल वुमन मीन्स जिस लड़की की उम्र 35 साल या उससे ऊपर हो गई है, लेकिन किसी वजह से उसका विवाह नहीं हो पाया, वो विवाह बाई चॉइस या बाई कंपल्शन, ये हमें पता नहीं है, बट शी इज सिंगल। सिंगल्स की संख्या बढ़ रही है हमारे देश में। बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में लेडी प्रोफेशनल हैं who are giving more weightage to their career than family, than marriage। और इसलिए हमारे यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप जैसी संस्थाएं बाहर के देशों से आती जा रही हैं। अब हमें सोचना है इस बात के बारे में, बहुत गंभीरता से सोचना है। मैंने उसे लड़की को कहा, वो जाने वाली थी ICSSR में फेलोशिप के लिए। मैंने कहा बेटा तुमने जो है सिंगल वुमेन पर जो लिटरेचर अवेलेबल है वो सारा देख लिया? कहने लगी जी इस पर तो किसी ने काम ही नहीं करा। आई वाज टेकन अबैक। कहती है कि सिंगल वुमेन पर काम ही नहीं हुआ। मैंने कहा तुम मेरे पास आई हो, फेलोशिप के लिए जा रही हो, डोंट से दिस थिंग in front of the experts sitting in Indian Council of Social Science Research। उससे पहले पूरी तैयारी कर लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इस टॉपिक पर मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अब पता नहीं उस लड़की ने फिर भी होमवर्क किए बिना वहां चली गई और बाद में मुझे पता चला कि उस लड़की से जो पूछा गया उस समय फेलोशिप के देने के समय कि भाई आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर है, वो इंक्लूड क्यों नहीं करा अपने सिनॉप्सिस में? उसने वही बात जो मुझे कही थी वहां कह दी कि साहब ये तो नया टॉपिक है, इस पर तो रिसर्च हुई नहीं। तो एक महिला जो डायरेक्टर थी रिसर्च की, कश्मीरी महिला थी, शिवाय सिंगल वुमन, उसने कहा अच्छा आप पहली महिला हो इस पूरे देश में जो इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही हो। पेन है आपके पास, कागज है, निकालो इसे। जैसे ही उसने कागज और पेन निकाला, उसने बिना देखे हुए 10 रेफरेंसेस उसे लिखा दिए कि ये पूरी किताब है सिंगल वुमन पर, ये पूरी स्टडी है सिंगल वुमन पर, और जाइए आप होमवर्क करिए, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और इसे रिवाइज करके भेजिए, हम आपको कंसीडर करेंगे। हमने आपके टॉपिक को रिजेक्ट नहीं किया है। दैट लेडी इज ए सीनियर फैकल्टी मेंबर in Jodhpur University. I will not divulge her name. लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब आप सोचे कि कॉलेज की लाइब्रेरी देख ली। भाई कॉलेज क्या है? कॉलेज में तो इस समय पैसा ही नहीं है। जो नई किताबें हैं वो कॉलेज खरीद नहीं पा रहे हैं। अब नेट पर इतना ह्यूज मटेरियल है, उसे सीखिए कैसे इस्तेमाल करना है। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो वो बेकार है साहब इंटरनेट का मटेरियल आपके लिए। प्लीज बी सीरियस, ट्राई टू ट्रैप as much sources as available at your end. Don't compromise with the quality. Don't look for shortcuts and be serious in your research. Thank you very much once again. Thank you very much, sir. It's our honor that we have been joined us by our chief guest, Professor Sanjeev Kumar Sharma ji, Honorable Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar. Sir, it's our pleasure to welcome you, sir. आपका स्वागत है, sir. And it's my pleasure that you come up with
whenever we call you, I know you are one of the leading vice chancellors of the country, one of the most excellent orators in the country who are looking after administration as well as academics. And I know how busy you must be. I keep on seeing flyers from Mahatma Gandhi Central University. The moment you had joined the chair of Honorable Vice Chancellor, I have seen so many flyers coming up from the side of Mahatma Gandhi Central University. I know that you are very busy nowadays, but you keep on accepting our invitation. We are really thankful to you, sir. It's our pleasure that you are with us. Sir, I just really want to bring to your kind notice that this is a 7-day FDP which was organized in collaboration with this was organized by Department of Sociology, NAS College Meerut in collaboration with Research Foundation International Delhi, International Roma Cultural University Siberia India, and ASDF London. So this was FDP in which we had around 800 participants, and it was inaugurated on July 17th, and today is the valedictory session. And I got a message from you that you had an urgent meeting. We thought of having a valedictory at 5, but I got the message from our honorable principal that you are busy somewhere. So we had to start up with the valedictory, because Honorable Vice Chancellor, Capital University Jharkhand, Professor M.K. Vajpayee sir has another meeting at 6 o'clock. So, but the technology permits us that we can have and start the meeting and wait for our honorable chief guest. So it's our pleasure to welcome you, sir. And before I request you to give your, valedictory address, Professor Sanjeev Sharma ji needs no introduction in any gathering of academicians. We always think he belongs to the same place where we people are still. I know sir has become Vice Chancellor, but sir, before becoming Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Central University, sir was among our university as a faculty member, as a leader, as a teacher, as an orator. So sir needs no introduction in any August gathering. Sir is a dynamic orator and an academician. The subject is political science, but you can talk to him on any subject, any dimension of academics. It's our pleasure to welcome you, sir. Now I request Honorable Professor Sanjeev Sharma sir to please deliver the valedictory address. Sir. धन्यवाद डॉक्टर। NAS कॉलेज के साथ सर्बिया और लंदन और देश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के समापन समारोह में इस महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य और मेरे अनेक दशक पुराने आत्मीय मित्र डॉक्टर VP राकेश जी, इस कार्यक्रम में मुझसे पूर्व बोल रहे मेरे आदरणीय अग्रज प्रोफेसर महाजन जी, प्रोफेसर VP महाजन जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संजीव महाजन, मेरे प्रिय अनुज, इस कार्यक्रम से अन्य स्थानों से जुड़े हुए सभी मित्रों को महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि चंपारण से प्रणाम करता हूँ। मेरठ से इस प्रकार के किसी भी आयोजन में आमंत्रित किया जाना सौभाग्य का विषय है। इस समय भौतिक रूप से मेरठ आना संभव नहीं हो पा रहा है, 4 महीने से अधिक हो गए हैं मेरठ आए हुए, लेकिन इस बहाने आप सबको देख पा रहा हूँ, सबको नमस्कार कर पा रहा हूँ। ये भी मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, सौभाग्य का भी विषय है। कोविड-19 के संकट ने विश्व भर को प्रभावित किया है और इस रूप में प्रभावित किया है कि हमारे सारे परिदृश्य लगभग बदल डाले हैं। अभी हमको पहले ये आभास नहीं था फरवरी मार्च तक लोगों को कि ऐसा परिदृश्य बनेगा, लेकिन आज जुलाई में भी मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि हमें अभी ये आभास नहीं है कि ये दशा कहां जाएगी। आज हम 12 लाख, 12.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं देश में। विश्व भर में दूसरे तीसरे नंबर पर हम हैं संक्रमित लोगों की संख्या में। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बीच में एक दिन ये कहा कि जान भी जहान भी, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम सब ने अपने संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास, स्वयं को सुरक्षित रखने के प्रयास,
भी साथ साथ किए, और ये भी कि हम अपने बाकी काम भी सुरक्षित रहते हुए दूसरों को सुरक्षित रखते हुए करते रहे। धीरे धीरे देश आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन के लिए लॉकडाउन में जो हम बंद हो गए थे वो हम आगे चलने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप देश भर में अन्य अन्य स्थानों पर अकादमिक आयोजन भी होने लगे। हमारे अपने विद्यार्थियों से हमारे संपर्क लगभग टूट गए थे, उसे बनाए रखने के प्रयत्न भी होने लगे। कुछ संस्थानों ने थोड़ा पहले कर लिए, कुछ उसमें बाद में सक्रिय हुए हैं। फिर ये विषय ऐसा आया कोविड का, ये एक ऐसा विषय था जिसने न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रभावित किया, बल्कि इसने वाणिज्य को प्रभावित किया, इसने उद्योग को प्रभावित किया, इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, इसने शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया। और मुझे अब लग रहा है कि सभ्यता के स्तर पर भी ये बहुत बड़े परिवर्तन देकर जाएगा। तो कोविड-19 के संकट ने हमारे समक्ष एक अवसर भी दिया है कि हम बड़े व्यापक फलक पर सोच सकें। और समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मैं ऐसे भी सोच रहा हूं कि विश्व के सामने 1917 में अक्टूबर में जब एक क्रांति हुई, तो उस क्रांति के बाद ये विचार भी चलने लगा कि वामपंथी दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्थाएं भी चलाई जा सकती हैं। और चाहे बलपूर्वक ही अधिकांश देशों में वामपंथी शासन आया, लेकिन वो कुछ वर्षों तक चला। 1990 के आसपास जब सोवियत संघ का पराभव हुआ, तो वामपंथी विचार के सार्वकालिक अवसान का अवसर आया और वो संसार भर में उसका अवसान हुआ। ये वही समय है जब पश्चिम ने वामपंथ के अवसान को पूंजीवाद के जय घोष की उद्घोषणा के रूप में स्वीकार किया। और इस पूंजीवाद का जय घोष वैश्वीकरण के नाम से संसार भर को वितरित किया गया और हम सब ने विकास के उस प्रतिमान को बहुत त्वरित रूप में स्वीकार कर लिया, जिसमें आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वैभव और भौतिक अधोरचना, भौतिक संरचना को ही हमने विकास और प्रगति मान लिया। लेकिन कोविड-19 की आपदा ने, आप में से अधिकांश मित्रों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा, पिछले 4 महीने में और प्रारंभिक महीनों में विशेष रूप से संसार भर को ये भान करा दिया कि ये जो भौतिक समृद्धि है ये अस्थायी है। ये इतनी अस्थायी है कि संसार के सबसे विकसित कहे जाने वाले, संपन्न कहे जाने वाले, सुविधा प्राप्त राष्ट्रों के बड़े बड़े राजमार्गों को, बड़े बड़े मार्केट्स को, बाजारों को, हवाई अड्डों को, सबको हमने बंद देख लिया। और ऐसा बंद देख लिया कि विश्व भर भयाक्रांत दृष्टि से घरों में बंद हो गया। तो ये ऐसा संकट आया जिसने दृष्टि बदली है, और दृष्टि बदली है तो दृष्टिकोण भी बदलेगा। इसलिए समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मुझे ये लगता है कोविड-19 के बाद हमारे समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आना है। और यदि वह परिवर्तन आना है तो वह परिवर्तन कैसा परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के अनुरूप क्या हम स्वयं को ढालने को तैयार हैं, क्या हम उसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था के अतिरिक्त हमारी अकादमिक संस्थाएं, हमारा अकादमिक अधिष्ठान इस प्रकार का कोई विचार करने को उद्यत हुआ है कि वह परिवर्तन होगा, तो उसमें हमारी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका क्या केवल एक प्राप्तकर्ता की होगी या हम कुछ प्रदान करने की स्थिति में होंगे? क्या विश्व के स्तर पर पूंजीवाद, जिसे बाद में नव पूंजीवाद, नव उपनिवेशवाद, बहुत सारे नाम दिए जाने लगे, क्या उस प्रतिमान के पराभव और वामपंथ की अप्रासंगिकता के परिदृश्य में भारतीय प्रतिमान, भारतीय विचार, भारतीय दृष्टि, भारतीय दृष्टिकोण के कहीं उपस्थापित होने की संभावना है क्या? ये भी एक प्रश्न समाज वैज्ञानिकों के सामने उत्पन्न हो गया। ऐसे में हम अपने शिक्षक साथियों के साथ, अपने अनुसंधानकर्ताओं के साथ जब ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपने 17 तारीख से आज तक ये अच्छा बड़ा कार्यक्रम किया है, बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, मैंने वो विस्तृत विवरण देखा था जो मुझे भेजा गया है, और मैं आपके महाविद्यालय के कार्यक्रमों में
इस कोविड-19 के समय भी आया हूं, उससे पहले भी अनेक वर्षों से मेरा इस संस्थान से संबंध है। मैं केवल एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ रखना चाहता हूं, वो ये कि हमारे समाज विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं को, हमारे समाज विज्ञान के शोध में लगे हुए व्यक्तियों को, वो किसी भी स्तर पर हो, विद्यार्थी हों, वे सामान्य स्तर पर कोई शोध परियोजना कर रहे हों, या वे वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक हों, उन सबको इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा कि संसार के समक्ष हमारी दृष्टि में विलक्षणता क्या होगी, विशिष्टता क्या होगी। क्या हम प्रतिरूप बनकर ही, किसी की प्रतिलिपि बनकर ही संसार के सामने खड़े हो सकेंगे? मुझे याद आता है, मैं जिस स्थान में बैठा हूं वह महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है। महात्मा जी ने भारत आने से कई वर्ष पहले, लगभग 6-7 वर्ष पहले, लंदन से साउथ अफ्रीका डरबन की पानी के जहाज में यात्रा करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, बहुत छोटी सी। वो बहुत विस्तार से भारत के विभिन्न आयामों का विवेचन करती है। और उस पुस्तक में, तब तक महात्मा गांधी भारत आए नहीं है, भारत 1915 में आए और वो पुस्तक 1909 में लिखी गई। लेकिन वो नए भारत की परिकल्पना में ये विचार कर रहे थे कि नया भारत होगा तो उसे कैसा होना चाहिए। और वहां वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि भारत इस पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप ही स्वयं को ढाल लेता है तो उसके स्वतंत्र होने से भी कुछ नहीं होगा, उसके स्वतंत्र होने का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ है, वो बड़े कठोर शब्दों में उस पश्चिमी सभ्यता के बारे में प्रयोग करते थे, वो उसे आसुरी सभ्यता बोलते थे। हिंदी अनुवाद करते समय उस हिंद स्वराज का बहुत सारे लोगों ने चांडाल सभ्यता शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन आसुरी सभ्यता उसका उपयुक्त अनुवाद है। और उस आसुरी शब्द, चूंकि पुस्तक मूलतः गुजराती में लिखी गई थी, उस आसुरी सभ्यता के प्रतिलिपि बनने के प्रयत्नों में हमने क्या क्या खोया है, उसके वर्णन की आज आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास अपने विकल्प हैं क्या, हमारे पास अपना कोई विचार है क्या, हमारे पास अपनी कोई दृष्टि है क्या, जो विश्व भर का मार्ग आलोकित कर सकती है, हमारा भी पथ प्रदर्शित कर सकती है। हम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हैं, हम विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति हैं, हमारे पास विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, हमारे पास विश्व का सबसे पुराना काव्य है, महाकाव्य है। इस साहित्य, संस्कृति, काव्य, परंपरा, इतिहास से संपन्न, सांस्कृतिक वैभव से संपन्न और सभ्यता मूलक गरिमा से संपन्न भारत आज के विश्व को कुछ नया दे सकता है क्या? वो नया देने में हमारी मौलिकता, हमारी विलक्षणता, हमारी विशिष्टता, हमारी पहचान वो कैसे अभिव्यक्त होगी, इसके लिए समाज वैज्ञानिकों को विचार करना है। और समाज वैज्ञानिक दृष्टि में हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हुए, अपने अतीत के साथ एक संबंध बनाते हुए भविष्य की दृष्टि बनानी पड़ेगी, वर्तमान की आलोचना करनी पड़ेगी, वर्तमान को ठीक से समीक्षा करनी पड़ेगी। तो अतीत के साथ निरंतरता बनाए हुए, वर्तमान की समीक्षा करते हुए भविष्य की दृष्टि बनाने का हमारा जो मार्ग बनेगा वो विश्व भर के लिए एक आदर्श और एक प्रतिमान बन सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसमें हमारे शोधार्थियों के समक्ष निश्चय ही पिछले 6-7 दिनों में ये जिज्ञासाएं, ये उत्कंठाएं, ये कौतूहल, ये उत्सुकताएं जागृत हुई होंगी कि वे इस प्रकार के विचार कर सकें, वो मौलिक चिंतन कर सकें, वे मौलिक प्रश्न खड़े कर सकें, प्रश्नों को संबोधित करने के रास्ते ढूंढ सकें, उनके समाधान पर विचार कर सकें और पूरे सामाजिक दृष्टि पर, सामाजिक व्यापकता पर एक विचार कर सकें। ये प्रश्नों को संबोधित करना, प्रश्नों को जागृत करना और उन प्रश्नों को संबोधित करना, उपयुक्त स्थान पर संबोधित करना, उनके समाधान खोजना। आवश्यक नहीं है कि सब प्रश्नों के समाधान मिलें, लेकिन उनके समाधान खोजने के प्रयत्न करना, क्योंकि हर प्रकार का शोध केवल सत्य का अनुसंधान है। सत्य के अनुसंधान की हमारी सहस्रों वर्षों की जो अक्षुण्ण परंपरा है वो निरंतर प्रवाहमान रहे। ये पृथ्वी कंटक रहित हो, कष्ट रहित हो, दुख रहित हो, सबके लिए शरण दे सके। स्यूना पृथ्वी भवा निरक्षरा निवेशनी, ये वेद का मंत्र है, वेद की प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंदित रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप स्वयं को भी सुरक्षित रखें, दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। भारत में और विश्व भर में यह शांति की स्थापना का भारत का मंत्र गुंजायमान हो सके, इसमें आपके प्रयत्न भी सबके प्रयत्नों के साथ लग सकें। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना हमेशा एक सौभाग्य की बात है। मैं जानता हूं आप दोनों ही भाषाओं के इतने बड़े ज्ञाता हैं। संस्कृत में श्लोक कई बार मैं आपसे सुन चुका हूं सर, और जब आप बोलते हैं तो ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाता हूं कि ये भूल जाता हूं कि मैं किस जगह पर बैठा हूं और मेरा कार्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर टू प्लीज डिलीवर द वोट ऑफ सर। कार्यक्रम के वैलिडिक्टरी सेशन में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेष रूप से मेरे परम मित्र प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहारी बिहार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे तो कभी हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्योंकि वो मेरे मित्र हैं तो घनिष्ठ मित्र होने के नाते साधिकार मैं उन्हें बोलता हूं कि आपको इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, और वही इसी मित्र बात व्यवहार के तहत तुरंत कहते हैं कि हाँ आएंगे, बात करेंगे, बैठकर ऑनलाइन ही सही पर बातें होंगी। तो ऐसे मेरे परम मित्र, विद्वान और विषय के बहुत बड़े ज्ञाता सर संजीव शर्मा जी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त जो और प्रतिभागी हैं उन सभी का भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you very much. And with the permission of our honorable chief guest, we will close down the valedictory session. And it was our pleasure that we could get some, some expertise from you on this, research methodology, as well as, the shloka which you said, which is for the well-being of everybody on this earth. Thank you very much, sir. Thank you from the deep core of our heart. I also thank all the participants of this FDP. I also want to thank our honorable management, my honorable principal, for providing me such an opportunity that I keep on conducting programs one-to-one, neck-to-neck. And I am thankful to all the people who are directly or indirectly involved with this FDP. With these words, I request all the participants that if we get a chance, we'll come up with some new idea again for the learning of everybody. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.